Hello friend, have a nice day. Today we will discuss the Hitler and the Naziवाद सिस्टम। नाजीवाद और हिटलर का उत्कर्ष की बात हम करेंगे और 1934 1934 टू 1945 का एज है। इसी एज में हिटलर की कहानी स्टार्ट है और एंड हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की जो राजनीति थी वो दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इटली में बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवाद एवं जर्मनी में एडल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का उदय और विकास। इनका उदय दो विश्व युद्धों के मध्य का अवधि में हुआ। इन दोनों घटनाओं का विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा और समस्त राजनीतिक परिदृश्य बदल गया। नाजीवाद का अर्थ और मीनिंग अगर हम बात करें तो उसको समझने के लिए इस बात से कह सकते हैं कि नाजीवाद अथवा नात्सीवाद का जनक जर्मनी का एडल्फ हिटलर था। नाजीवाद एक आंतरिक जर्मन प्रक्रिया थी जिसने उसके अधिकारवाद तथा राष्ट्रवाद की पुरानी जर्मन राजनीतिक विचारधाराओं को पुनः जागृत कर दिया। हिटलर का नाजीवाद सैनिकवाद, वीर पूजा, राज्य की सदस्यता के सिद्धांत, शक्ति की ही आधार है के सिद्धांत, यहूदी विरोध, जर्मनी के लिए अतिरिक्त प्रदेशों की मांग तथा आर्य प्रजाति की श्रेष्ठता के सिद्धांत का समन्वय था। हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि की जब हम बात करते हैं तो जर्मनी की तत्कालीन स्थिति मानी जाएगी और नाजीवाद के प्रवर्तक एडल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रोना में 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। उसके आरंभिक दिन गरीबी में व्यतीत हुए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने पर वह जर्मन सेना में भर्ती हो गया। युद्ध में जर्मनी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा उसके आरंभिक सफलता भी मिली। फ्रांस और बेल्जियम पर जर्मनी ने आधिपत्य जमा लिया। युद्ध में हिटलर ने असाधारण वीरता दिखलाई जिसके लिए उसे आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध में प्रवेश करने से मित्र जो फ्रेंड कंट्री थे उनमें कौन कौन से हैं, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस की शक्ति बढ़ गई। फलतः नवंबर 1918 में जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्रों की पराजय हुई। उसके बाद जर्मनी में घटनाक्रम तेजी से बदला। युद्ध में पराजित होने पर जर्मन सम्राट कैजर विलियम द्वितीय ने गद्दी त्याग दी और वह हॉलैंड चला गया। समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर फ्रेडरिक एबर्ट को चांसलर नियुक्त किया। 11 नवंबर 1918 को नई सरकार ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किया। जर्मनी में वेमर नामक स्थान पर राष्ट्रीय सभा की बैठक हुई। इस सभा ने वेमर गणतंत्र यानी वेमर रिपब्लिक की स्थापना की तथा वेमर संविधान 11 अगस्त 1919 को लागू किया। इसके अनुसार जर्मनी में संघीय शासन व्यवस्था लागू की गई तथा राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई। इस गणतंत्रात्मक सरकार के समर्थक मुख्यतः समाजवाद और कैथोलिक और डेमोक्रेटिक यानी जनतंत्रवादी थे। नई सरकार ने ही वर्सराय 18 जून 1990 की अपमानजनक संधि हुई। इसकी जर्मनी ने काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया दी। सामाजिक स्त्रीकरण में सैनिकों का महत्व बढ़ गया। राजनेता और सेना उग्र राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सम्मान की मांग करने लगे। जिस समय ये घटनाएं घट रही थी उस समय हिटलर अस्पताल में भर्ती था। वर्साय की संधि की खबर सुनकर उसे अत्यधिक रोष हुआ। जर्मन अपमान के लिए उसने नेताओं को दोषी ठहराया। उसने राजनीति में प्रवेश करने का निश्चय किया। जर्मनी में स्थिति असंतोषजनक थी। गणतंत्र के समर्थक और
इसके नेता नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से पुकारे गए। हिटलर ने इस असंतोष को बढ़ावा देना आरंभ किया। अस्पताल में स्वस्थ होकर उसने युवकों के साथ संपर्क स्थापित किया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उसने इसका पुनर्गठन किया और इस पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। अब उसने इसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा। यही पार्टी बाद में नाजी पार्टी के नाम से विख्यात हुई। हिटलर इस दल का नेता या यूँ कहें फ्यूहरर बन गया। हिटलर गणतंत्र विरोधी था। 1923 में उसने लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर गणतंत्रात्मक सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास किया, लेकिन वह विफल हो गया। हिटलर पर मुकदमा चलाकर उसे कारावास की सज़ा दी गई, यानी जेल में डाल दिया गया। जेल से हिटलर को शीघ्र ही मुक्ति मिल गई। जेल में ही उसने अपनी आत्मकथा यानी प्रिजन में अपनी आत्मकथा मेरा संघर्ष मेन कैंप का प्रथम भाग लिखा था। इसमें उसने जनतंत्र के विरुद्ध असंतोष प्रकट किया एवं उसकी कटु आलोचना की। जेल से रिहा होकर वह नाजी पार्टी के संगठन में जुट गया। हिटलर की नाजी पार्टी में कार्यक्रमों, उसके भाषणों, विशाल प्रदर्शनों एवं जनसभाओं से उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। पार्टी के लाल रंग का झंडा, जिस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ था, जगह जगह लहराया जाने लगा। हजारों लोगों ने नाजी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पार्टी की शाखाएं पूरे जर्मनी में खुल गई। जनता नाजी पार्टी एवं हिटलर को अपना उद्धारक और मसीहा मानने लगी। हिटलर को साधारण जनता, उद्योगपतियों, जर्मन देशभक्तों, भूतपूर्व सैनिक पदाधिकारियों सभी का समर्थन और सहयोग मिला। इसके बावजूद 1930 तक हिटलर को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला और इसी की वजह से इतना ही नहीं, गणतंत्रवादियों के प्रयासों से 1925 में लोकार्नो समझौता के अनुसार जर्मनी को राष्ट्र संघ की सदस्यता मिल गई। 1928 में नाजी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटाग में सिर्फ 2.6% मत ही मिले थे और लेकिन 1929 की आर्थिक मंदी के दौरान और बाद में नाजी पार्टी का प्रभाव बढ़ता गया। उत्साहित होकर हिटलर ने 1932 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा। इसमें उसकी पराजय हुई, परंतु वह हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने अपना प्रभाव इतना अधिक बढ़ा लिया था कि राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने उसे 30 जनवरी 1933 को अपना प्रधानमंत्री चांसलर नियुक्त किया। चांसलर बनते ही उसने अपनी सत्ता सुदृढ़ करने और गणतंत्र को समाप्त करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। संसद के लिए चुनाव इस प्रकार कराए गए कि सिर्फ नाजी दल के लोग ही जीत सके। इस संसद का नाम तृतीय राइख यानी थर्ड राइच रखा गया। फरवरी 1933 में संसद भवन में आग लगने के बाद सभी नागरिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। कम्युनिस्टों एवं नाजी विरोधियों का सफाया किया गया। मार्च 1933 में एक कानून इनेबलिंग एक्ट बनाकर हिटलर को अध्यादेश के द्वारा शासन करने का अधिकार दिया गया। इसका लाभ उठाकर हिटलर ने नाजी पार्टी के अतिरिक्त अन्य सभी राजनीतिक दलों एवं श्रमिक संगठनों पर रोक लगा दी। गेस्टापो और अन्य विशिष्ट पुलिस टुकड़ियों द्वारा नाजी पार्टी के विरोधियों पर आतंक का राज स्थापित किया गया। भाषण, प्रकाशन और संगठन पर रोक लगा दी गई। साम्यवादियों को यातना शिविरों में भेज दिया गया। अर्थव्यवस्था, सेना, न्याय और संचार माध्यमों पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित किया गया। 1934 में जर्मन राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग की मृत्यु हो गई। उसके पूर्व जर्मन संसद ने एक कानून पारित किया था जिसके अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होना था, वरन राष्ट्रपति का पद चांसलर के पद के साथ मिला दिया जाना था।
इस प्रावधान का सहारा लेकर हिटलर ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जो पद था उसी को चांसलर कहते हैं, दोनों पदों को मिलाकर सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। इस प्रकार जर्मनी में हिटलर के अधीन सर्वाधिकारवादी राज्य की स्थापना हुई। वह देश का फ्यूहरर यानी नेता बन गया। उसने एक जनता, एक साम्राज्यवाद और एक नेता, वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर का नारा दिया। 1945 तक वह जर्मनी का भाग्य विधाता बना रहा। हिटलर यानी नाजीवाद के उत्कर्ष का जो कारण था वो हम इस प्रकार दे सकते हैं। जर्मनी में हिटलर और उसकी नाजी पार्टी के सत्ता में आने अथवा नाजी क्रांति के अनेक कारण थे। उसमें से फर्स्ट कॉज हम दे सकते हैं 1919 की वर्साय की अपमानजनक संधि। प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जर्मनी को मित्र राष्ट्रों के साथ एक कठोर और अपमानजनक संधि करनी पड़ी। मित्र राष्ट्रों ने प्रथम विश्व युद्ध के लिए जर्मनी को उत्तरदायी ठहराया और संधि की कड़ी शर्तें रखी। इस संधि के अनुसार जर्मनी को अपने सभी उपनिवेशों, अपने साम्राज्य के 13% क्षेत्र और 10% आबादी से हाथ धोना पड़ा। इसके 75% यानी परसेंट लोहा एवं 26% कोयला यानी कोयल की खदानों पर फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और बेल्जियम ने अधिकार कर लिया। एक नए पोलैंड राज्य की स्थापना की गई। बाल्टिक तट से पोलैंड का सीधा संपर्क कायम करने के लिए जर्मनी के बीचों बीच एक वृहद प्रदेश पोलैंड को दिया गया। यह पोलिस गलियारा के नाम से जाना गया। जर्मनी की नौसेना के जहाज जब्त कर लिए गए तथा सैनिकों की संख्या 1 लाख तक सीमित कर दी गई। क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी को भारी रकम देनी थी। उसे 6 अरब पाउंड की धनराशि हर्जाना के रूप में देनी पड़ी। उसकी खनिज संपदा से परिपूर्ण राइनलैंड पर मित्र राष्ट्रों ने अधिकार कर लिया और वर्साय की संधि ने जर्मनी और हिटलर को उद्वेलित कर दिया। हिटलर ने इस संधि को राजमार्ग की डकैती यानी हाईवे रोबरी कहा। हिटलर ने अपने भाषणों में इस संधि की कड़ी आलोचना की और जनता को प्रजातंत्रवादी की तरफ से अपनी ओर कर लिया। और सेकंड पॉइंट जो हम कह सकते हैं वो आर्थिक मंदी, जो वर्ल्ड वार में जो आर्थिक मंदी थी उसकी बात आएगी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति अत्यधिक बिगड़ गई थी। 1922 में क्षतिपूर्ति की रकम अदा नहीं करने पर फ्रांस ने जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र पर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। वहाँ के खनिज और उद्योग फ्रांस के कब्जे में चले गए। देश में अनाज की भी कमी हो गई। इससे खाद्य पदार्थों का अभाव हो गया। उदाहरण के लिए एक पाव रोटी खरीदने के लिए एक गाड़ी कागजी मुद्रा देनी पड़ती थी। मुद्रास्फीति अत्यधिक बढ़ गई। सरकार को बाध्य होकर कागजी मुद्रा यानी जर्मन मार्क जारी करनी पड़ी। 1925 के अंत तक करोड़ों कागजी मार्क का मूल्य $1 के बराबर हो गया। इस दयनीय स्थिति में 1929 के विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने और बढ़ गई। जर्मनी दिवालियापन की स्थिति में पहुंच गया। कृषि उद्योग एवं व्यापार ठप कर गए। 1932 तक जर्मनी के औद्योगिक उत्पादन में 40% की गिरावट आई। देश में भूखमरी और बेकारी बढ़ गई। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। हिटलर ने इस दयनीय स्थिति के लिए प्रजातंत्रवादियों को दोषी ठहराया। उसने नाजी पार्टी की ओर से आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जिसके जनता की स्थिति में सुधार लाया जा सके। जनता को लगा कि हिटलर और नाजी पार्टी उनके दुर्दिन को समाप्त कर देंगे, अतः हिटलर को जन समर्थन मिलने लगा। और थर्ड पॉइंट हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि साम्यवाद का बढ़ता प्रभाव। वेमर गणतंत्र में सामाजिक प्रजातंत्रवादियों का प्रभुत्व था। ये मार्क्सवादी थे। ये जर्मनी में सोवियत संघ जैसी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। साम्यवादी विचारधारा जर्मनी में राष्ट्रीयता के लिए एक बड़ी चुनौती थी।
जर्मनी की बड़ी जनसंख्या साम्यवाद की बढ़ती शक्ति को देश के लिए संकट मानती थी। हिटलर ने जनता को साम्यवाद के विनाशकारी प्रभावों से परिचित कराया। अपने भाषणों में उसने साम्यवादियों की कटु आलोचना की। फलतः जर्मन निवासी साम्यवादी चंगुल से बचने के लिए बड़ी संख्या में नाजी दल में सम्मिलित होने लगे थे। फोर्थ पॉइंट हम बोल सकते हैं कि यहूदी विरोधी भावना। जर्मनी का एक बड़ा जन समुदाय जिसमें मध्यम वर्ग और बेरोजगार थे, यहूदी विरोधी थे। उनका मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार में यहूदियों के विश्वासघात के कारण ही जर्मनी की पराजय हुई थी। साधारण जनता भी यहूदियों से घृणा करती थी। वह यहूदियों को सूदखोर मानकर अपनी आर्थिक दुर्दशा के लिए उन्हें उत्तरदायी मानती थी। हिटलर जनता के इस मनोभाव से पूरी तरह परिचित था। उसने स्वयं भी यहूदी विरोधी नीति अपना ली। उसने यहूदियों के प्रति घृणा का प्रचार किया। उसने यहूदियों को न सिर्फ प्रथम विश्व युद्ध में यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार में पराजय के लिए बल्कि जर्मनी की दुर्दशा के लिए भी उत्तरदायी ठहराया। हिटलर के इन विचारों का सेना, उद्योगपतियों, जंकरों यानी भूमिपतियों तथा गणतंत्र विरोधी राजनीतिज्ञों पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। वे सभी हिटलर को जर्मनी का मसीहा मानकर उसके साथ हो गए। फिफ्थ पॉइंट जो है उसमें हम यह डिस्कस कर सकते हैं कि जर्मनी में आंतरिक सैनिक प्रवृत्ति। जर्मनी में सैनिक मनोवृत्ति आरंभ से ही प्रभावशाली थी। बिस्मार्क ने रक्त और लौह यानी ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाकर जर्मनी का एकीकरण किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार तक जर्मनी सैनिक दृष्टिकोण से एक शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका था, परंतु फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद स्थिति बदल गई। सैनिकों की संख्या सीमित कर सेना पर करारा प्रहार किया गया। इससे सैनिक प्रवृत्ति को ठेस पहुंची तथा सेना के सामने बेकारी की समस्या उठ खड़ी हुई। हिटलर ने इस स्थिति का लाभ उठाया। उसने जर्मनों के सैनिकों मनोवृत्ति को उभारा। उसने एक स्वयंसेवक दल की स्थापना की। इसमें युवा और अन्य लोग बड़ी संख्या में भर्ती होने लगे। ये हिटलर के विचारों का प्रचार भी करते थे। इससे हिटलर और नाजी दल की शक्ति बढ़ गई और हिटलर जो है 1945 में अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया था।